सागर में देश की रक्षा के लिए तैनात थी सिंधु रक्षक। सिंधु रक्षक समंदर में सुरक्षा का कवच थी। लेकिन बुधवार रात हुए एक के बाद दूसरे धमाके ने बदल दी सिंधु रक्षक पनडुब्बी की तस्वीर। दक्षिण मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर खड़ी सिंधु रक्षक पनडुब्बी में जब आग लगी तो पनडुब्बी से मानो अंगारे निकल रहे थे जो दूर आसमान को लाल कर रहे थे। पनडुब्बी में आग लगने से पहले धमाकों की आवाज सुनी गई थी। करीबन 12 बजे मैं और मेरा फ्रेंड ताज के सामने जस्ट खड़े थे तो अचानक हमने देखा कि कुछ एक आग सी उठी और उसमें काफी जोर से विस्फोट हुआ। सडनली फिर सेकंड बार एक और जोर से धमाका हुआ और वो काफी जोर से धमाका हुआ और आग काफी बड़ी लपटों में आके ऊपर आसमान में जाने लगी और हम लोग भी इसमें दहशत में आकर हम लोग भी वहाँ से फिर दौड़ लगा के भागने लगे। गुजर रहा था तो उसी वक्त मैंने बहुत बड़ा एक्सप्लोजन और बहुत बड़ी अंगार के गोले देखे पर एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था किधर से हो रहा है। देर रात 12 बजे के आसपास जब आधी मुंबई सो चुकी थी तब सिंधु रक्षक पनडुब्बी में हुए इन धमाकों से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि नौसेना ने मुंबई फायर ब्रिगेड को मदद के लिए बुलाया। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियां नेवल डॉकयार्ड पर पहुंची। दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित नेवल डॉकयार्ड परिसर में एक सबमरीन में आग लग गई। घटना लगभग 12:05 के आसपास की है जब नेवल डॉकयार्ड परिसर के भीतर जो कि यह लायन गेट से एंट्री होती है, इस लायन गेट परिसर के भीतर जो सबमरीन है जो कि सिंधु रक्षक नाम की सबमरीन है उसमें आग लग गई। सिंधु रक्षक पनडुब्बी में लगी आग की लपटें धीरे धीरे पास खड़ी सिंधु रत्न पनडुब्बी तक पहुंचने लगी थी। आईएनएस सिंधु रक्षक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। नौसेना ने अपना जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसके मुताबिक आईएनएस सिंधु रक्षक डूब चुकी है और उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। Initially the bow end came to rest on the seabed and subsequently the entire submarine settled and currently is sitting alongside in around 3 meters of water. आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। लेकिन नौसेना चीफ के मुताबिक छोटे धमाके के बाद बड़े धमाके हुए जिसकी वजह पनडुब्बी में रखे हुए विस्फोटक भी हो सकते हैं। We of course cannot rule out the possibility of sabotage, although the indicators at this point in time, do not strongly support that theory. It is essentially an onboard explosion. पूरे 2 घंटे की मशक्कत के बाद पनडुब्बी में लगी आग पर काबू पाया गया। हादसे के वक्त सिंधु रक्षक में नौसेना के 3 अफसर और 15 नौसैनिक सवार थे। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के मुताबिक हादसे में कुछ नौसैनिक मारे गए हैं। Grace lost to all of us. It is tragedy in the recent time. I feel sad about that. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives in the service of the country. साल 2010 में भी इसी तरह की खराबी की शिकायत के बाद सिंधु रक्षक पनडुब्बी को मरम्मत के लिए रूस भेजा गया था। लेकिन लौटने के कुछ दिनों बाद ही हुए इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि नेवी चीफ के मुताबिक दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। फरवरी 10 में अगर इस सबमरीन का हुआ था तो ऑफ हैंड वो डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है क्योंकि 10 में जो भी हुआ होगा उसके बाद जो है इसका रक्षा में बहुत एक्सटेंसिव अपग्रेड हुआ है, क्रू की वहां वर्कअप और ट्रेनिंग हुई है, तो ये इंसिडेंट जो है स्टैंड अलोन है। सिंधु रक्षक 3 महीने पहले ही रूस से मरम्मत के बाद भारतीय नौसेना को वापस मिली थी। मरम्मत पर 480 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन हादसे के बाद सिंधु रक्षक में क्या बाकी रहा होगा इसका अभी सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा रहा है। अभी जायजा लिया जा रहा है कि आखिर पनडुब्बी को कितना नुकसान पहुंचा है, क्या वापस से फिर कभी इसका इस्तेमाल हो सकता है या यह पनडुब्बी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। भारतीय नौसेना के बेड़े में परमाणु पनडुब्बी अरिहंत और विमान वाहक विक्रांत के शामिल होने की खबरों से खुशी का माहौल था। लेकिन सिंधु रक्षक पनडुब्बी के साथ हुए इस हादसे ने माहौल तो बदला ही, साथ ही कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। धरती हो या आकाश, लेकिन पनडुब्बी जैसा दूसरा कोई हथियार नहीं।
समुद्र की सीमा पर अगर विशाल जहाज राज करते हैं तो समुद्र के पानी के नीचे राज चलता है तो सिर्फ पनडुब्बी का। पनडुब्बी या सबमरीन नौसेना के लिए सबसे काम की चीज इसलिए है क्योंकि ये कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक समुद्र की गहराइयों में छिपे रह सकती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के समुद्री जहाज को नेस्तनाबूद कर सकती है। पनडुब्बी एक सीधे सिद्धांत पर चलती है। पानी में तैरने के लिए जरूरी होता है कि तैरने वाली चीज अपने से ज्यादा आयतन के पानी को हटाए। जहाज इसी सिद्धांत पर तैरते हैं, लेकिन पनडुब्बी इससे एक कदम आगे होती है। पनडुब्बी इसी तरह डिजाइन होती है कि अगर उसके एयर टाइट कंपार्टमेंट में पानी भर दिया जाए तो वो समुद्र के नीचे चली जाती है और अगर हवा भर ली जाए तो वो तैरने लगती है। इस खूबी की बदौलत वो समुद्र में किसी भी गहराई पर तैर सकती है। इस काम के लिए पनडुब्बी में होते हैं डीजल इंजन या फिर परमाणु रिएक्टर, जो पनडुब्बी को तमाम कामों के लिए ऊर्जा देते हैं। लेकिन डीजल इंजन सिर्फ समुद्र की सतह पर काम करते हैं और इसीलिए उन्हें ऊपर आना होता है। समुद्र के नीचे पनडुब्बी को ऊर्जा मिलती है बैटरियों से। एक बार बैटरियां चार्ज हो जाएं, तो पनडुब्बी कई दिन तक पानी के नीचे रह सकती है। परमाणु पनडुब्बी ज्यादा ताकतवर इसलिए कही जाती है क्योंकि उन्हें बैटरियां चार्ज करने के लिए समुद्र के ऊपर नहीं आना पड़ता। पनडुब्बी के पास सबसे घातक हथियार होता है एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो। ये हथियार पानी के अंदर से ही दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। समुद्र की गहराई में इतना अंधेरा होता है कि वहां ना तो किसी किस्म की तेज लाइटें काम आती हैं और ना ही जीपीएस जैसा आधुनिक सिस्टम। ये पनडुब्बियां सोनार सिस्टम के सहारे चलती हैं, यानी ध्वनि तरंगे भेजकर ही आसपास की चीजों के बारे में पता करती हैं। पनडुब्बी में रहना किसी काल कोठरी में रहने से कुछ ही बेहतर है। सिंधु रक्षक 45 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती थी, जबकि परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के नीचे बिताती हैं। इस दौरान पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक दुनिया से कटे रहते हैं। वो पनडुब्बी से बाहर तक नहीं निकल सकते, दिन की रोशनी नहीं देख सकते, घर वालों से बात नहीं कर सकते। रोशनी का इंतजाम होता जरूर है, पर ये रोशनी बैटरियों से दी जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए खास यंत्र लगे होते हैं, यानी पनडुब्बी में जीना यंत्रों के सहारे जीना है। पनडुब्बी में काम कर चुके नौसैनिकों के मुताबिक पनडुब्बी में रहते वक्त घड़ियां बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि वहां दिन और रात का कोई अंतर पता ही नहीं चलता। इसके अलावा वहां रहने वालों को सीमित खाने और सीमित पानी के अंदर जिंदा रहना होता है। वहां काम करने की कोई शिफ्ट नहीं होती, क्योंकि पूरे दिन ही ड्यूटी बजानी होती है। बेहद सीमित जगह में सैकड़ों की तादाद में नौसैनिक होते हैं और उन्हें हर वक्त हर किस्म की मुसीबत के लिए मानसिक रूप से तैयार होना होता है, और यही होती है सबसे बड़ी चुनौती। मुंबई के समुद्री किनारों से अब सिंधु रक्षक का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। समुद्र के किनारे से करीब 3 मीटर नीचे बैठी हुई है सिंधु रक्षक। अब उसके निकलने पर ही सामने आएगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। नेवी चीफ के मुताबिक अब नेवी के गोताखोरों की पहली कोशिश है पनडुब्बी में हुए छेदों को ढूंढकर बंद करने की। An underwater diving inspection of the submarine is in progress, has been in progress since last night, to determine that because of the explosion, apart from the forward end, are there any other openings that have cropped up from where water ingress may be taking place. Once that has been determined, then you will need methodology to plug these openings, because if you do not plug them and you commence pumping out or dewatering process, you are dewatering one end and water is getting in the other end. लेकिन सिर्फ एक दिक्कत नहीं है, नेवी के गोताखोरों को मुंबई के समुद्र किनारों के गंदले पानी से भी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो चंद फुट की दूरी पर भी देख नहीं पा रहे। Depending on how quickly are we able to block it, for which no time estimation can be given, because there is no visibility inside. The water is muddy, plus inside being on an encased casing, the visibility is nil. नेवी चीफ के मुताबिक एक बार सिंधु रक्षक के आवरण में हुए छेदों को बंद कर दिया जाएगा तो पनडुब्बी में हवा भरकर उसके पानी को बाहर निकाला जाएगा, और तब पनडुब्बी पानी से हल्की होकर समुद्र से बाहर आ सकती है। पनडुब्बी अंदर से कई हिस्सों में बटी होती है। उसे इस तरह से बनाया जाता है कि हादसा होने पर उसके कुछ हिस्से सुरक्षित बच जाएं। लेकिन सिंधु रक्षक के अंदर दुश्मन को तबाह करने के हथियार
खुद उसी के दुश्मन बन गए। ऐसे में ये कह पाना मुश्किल है कि उसे कितना नुकसान हुआ। सिंधु रक्षक को बाहर लाने की कोशिशें जोरों पर हैं, लेकिन नेवी ये नहीं बता पा रही कि इसमें कुल कितना वक्त लग सकता है।